तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में बात करूंगा एंड प्रिंसिपली मैं अगर ध्यान दें तो 3 स्पेसिफिक बॉडीज़ के ऊपर चर्चा रखूंगा इस पूरे वीडियो में। सबसे पहला है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्रिएशन ब्रिटिश के टाइम से देखा गया। ब्रिटिशर्स ने इस बॉडी को क्रिएट किया। इस बॉडी को इवेंचुअली उन्होंने ही नर्चर करके इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लिए छोड़ा। अच्छा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, इसके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इसके बाद पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि भाई इसको करना था आपका डोमेस्टिक इंटेलिजेंस का गैदरिंग, यानी गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन इंडिया, और इसको करना था एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग, दैट इज़ इंटेलिजेंस गैदरिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो ये 2 कार्य इसको करने थे बेसिकली। अच्छा, अब हुआ क्या दोस्तों कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये एक बड़ी ओवरबर्डन्ड बॉडी बन गई 1947 के बाद। उसका रीज़न भी ये था कि भाई देखो, 1947-48 में एक इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, तो उसके ऊपर एक चैलेंज आ गया कि भाई पाकिस्तान एक थ्रेट है। अब इंडिया में इंटरनल चैलेंजेस उस समय अलग थे। कम्युनिस्ट का एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई वो बड़े वायलेंट से कई जगह पर देखे गए, तेलंगाना वगैरह में। तो कम्युनिस्ट का एक चैलेंज था। उसके साथ साथ इंडिया में डोमेस्टिक इश्यूज और भी बड़े थे, जिसकी वजह से आईबी की इंटेलिजेंस इनपुट्स का रिक्वायरमेंट होता था। प्लस एक्सटर्नली मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एक हेडेक बन चुका था। इसके बाद क्या हुआ कि सडनली विद इन अ डेकेड्स टाइम आप देखो कि 1962 में चाइना के साथ हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब जब चाइना के साथ हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इस केस में हमने ये देखा कि भाई आज अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उस कॉन्फ्लिक्ट के में हमारी आईबी, ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर से फेल हुई चाइना के बारे में इनपुट लाने के लिए। और वो इनपुट इसलिए नहीं ला पाई कि भाई हमें समझ ही नहीं आया कि भाई चाइना जो है एक इस तरीके का मिलिट्री मैनूवर कर सकती है हमारे साथ। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर फिर से ब्लेम डाला गया कि भाई आपकी तरफ से प्रिसाइज इनपुट्स नहीं थे। तो देखो, किसी भी एक डिफीट के बाद या डेसिमेशन के बाद ब्लेम गेम ज़्यादा होता है, इंट्रोस्पेक्शन कम होती है। तो यही चीज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने को मिली। फिर 1965 की लड़ाई हुई, पाकिस्तान के साथ एक वॉर दोबारा हो गया। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ आ गई 1965 की लड़ाई के बाद कि भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो इकलौती एजेंसी डोमेस्टिक और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को मैनेज नहीं कर सकती। ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 1968 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का बाइफर्केशन हुआ। इस बाइफर्केशन के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो को तोड़ के 1968 में एक एजेंसी क्रिएट की गई जिसका नाम था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNAW। RNAW को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर रखा गया, जिसका पॉलिटिकल हेड प्राइम मिनिस्टर था। इसको मॉडल किया गया अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और इजराइल की इंस्टीट्यूट विच इज़ ऑल्सो अदरवाइज नोन एज मोसाद, उसके नाम पे मॉडल किया गया। अब हुआ क्या दोस्तों कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बोला कि भाई आपका सारा का सारा फोकस रहेगा एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग के ऊपर। आप एक्सटर्नल लेवल से इंटेलिजेंस गैदर करो। आपके लिए 2 सबसे बड़े हेडेक्स आपके बगल में हैं, पाकिस्तान और चाइना, इनके ऊपर नज़र रखो। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो को बोला गया कि आप डोमेस्टिक लेवल पे ही फोकस करोगे। अभी तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में 1968 तक जो ऑफिसर्स एक्सटर्नल डिपार्टमेंट हैंडल करते थे उन्हीं को निकाल के RNAW में डाल दिया गया। तो 1968 से RNAW को एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और इंटरनल में RNAW का पार्ट जो हटा के उसको IB को दे दिया गया। तब से लेके आज तक अगर आप देखो तो IB इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, RNAW इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। तो ये चीज़ आपको पहले तो क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो, होता क्या है कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का एम्बिट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता गया। RNAW का एक तरीके से जो फोकस था पहले कि भाई इंटेलिजेंस गैदर करेगा, वो इंटेलिजेंस गैदर करते करते क्या हुआ कि इंडिया के इंटरेस्ट फॉरेन कंट्रीज़ में सेफगार्ड भी करने लगा। और एक पॉइंट तो ऐसा आ गया कि RNAW ने इंटेलिजेंस एजेंसी होने के नाते ग्रेजुअली कोवर्ट एक्टिविटी भी चालू कर दी इंडिया के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। तो RNAW का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोफाइल बढ़ता गया और वो एक प्रीमियर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी कंट्री की बन गई। अब जब ये हुआ, इस केस में हमने एक चीज़ ये देखी कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं
इनके अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स थे। भाई आर्मी के अंदर एक इंटेलिजेंस यूनिट है विच इज़ कॉल्ड MI, दैट इज़ द मिलिट्री इंटेलिजेंस। एयरफोर्स के अंदर एक इंटेलिजेंस यूनिट है विच इज़ कॉल्ड AI, दैट इज़ एयर इंटेलिजेंस। नेवी के अंदर एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको हम कहते हैं NI, दैट इज़ नेवल इंटेलिजेंस। तो ये आर्मी की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस, नेवल इंटेलिजेंस थी, ये अपने इंटेलिजेंस को गैदर करते थे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होने लगी कि भाई IB का सारा फोकस डोमेस्टिक हो गया, साथ ही में आपका RNAW को एक्सटर्नल लेवल पर डाल दिया, फिर आर्म्ड फोर्सेस की अपनी इंटेलिजेंस आ गई, ये तो पहले से ही थी। तो इतना ज़्यादा एक इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर में एक स्पाइडर का वेब बन गया कि कोई एजेंसी एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में हिचकिचाती थी। भाई देखो, जाहिर सी बात है ना कि कोई भी सक्सेस अगर होगा तो वो एजेंसी अगर दूसरे के साथ कोऑपरेट करके भी अगर उसने सक्सेस प्राप्त किया होगा तो वो सक्सेस दूसरे को एट्रीब्यूट करने नहीं देगी, वो अपने ऊपर ही लेगी इसको। अब इस केस में गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इंटेलिजेंस शेयरिंग बड़ी अफेक्ट हो रही है, और जब ये इंटेलिजेंस शेयरिंग अफेक्ट होने लगी तो गवर्नमेंट ने ये विजुअलाइज करना शुरू करा कि भाई किसी तरीके से क्या इस इंटेलिजेंस शेयरिंग को फैसिलिटेट कराया जा सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक संस्था बनी, और इस संस्था का नाम था नेटग्रिड, जिसको हम आज की डेट में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो नेटग्रिड है आपका, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये क्या करता है कि ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट्स को गैदर कर लेता है और एक मेगा सेंट्रलाइज्ड नेशनलाइज्ड डेटाबेस बना के बैठता है। हर एक एजेंसी के अंदर आपके NATO होते हैं। NATO मीन्स नेटग्रिड एक्सेस ऑफिसर्स। तो किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को यदि किसी दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी से कोई इनपुट चाहिए तो उसको दूसरी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ही एजेंसी के नेटग्रिड एक्सेस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा और वो बंदा फ्रॉम द नेटग्रिड वो इंटेलिजेंस को रिट्रीव करके आपको दे देगा। अब नेटग्रिड के बनने से क्या हुआ है कि एक फ्री फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस एक रियल टाइम लेवल पे इंडिया में होने लगा है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो नेटग्रिड ने ये चीज़ को बहुत फैसिलिटेट किया है कि आज की डेट में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक कल्चर बन चुका है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जाएगी उस तरीके से नेटग्रिड के अंदर शेयरिंग और रियल टाइम फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस और इम्प्रूव होता जाएगा। तो ये हैं हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी। 6th क्लासिफिकेशन है हमारा स्टेट पुलिस फोर्सेस का। स्टेट पुलिस फोर्सेस के बारे में चर्चा हम लोग तब करेंगे इन डिटेल जब हम स्पेसिफिक स्टेट पुलिस रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे स्टेट पुलिस फोर्सेस का जनरली प्रयोग जो होगा लॉ एंड ऑर्डर के सेंट्रिक, वो मैं आपको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा इन सब्सिक्वेंट टॉपिक्स। तो आई होप दोस्तों कि ये जो हमने छोटे छोटे वीडियोस आपको अभी तक दिए फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में, इससे आपके इस टॉपिक को लेके UPSC के वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, इसके बारे में आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। अब ये टॉपिक में जितने भी डेवलपमेंट्स न्यूज़पेपर्स में होते हैं इनको आप प्लीज़ पॉजिटिव तरीके से करते जाइए, ताकि ये टॉपिक्स आपके न्यूज़पेपर में आगे जितने जितने अपडेट आप करते रहोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। फिर भी मैं आपको एक सजेशन ये ज़रूर दूंगा कि कंसिडरिंग कि ये पूरा टॉपिक अब ख़त्म हो गया है, तो जो मेरी इंटरनल सिक्योरिटी की बुक है उसमें से ये पूरे के पूरे टॉपिक को एक बार डिटेल्ड तरीके से और पढ़ लीजिए, ताकि आपको एक होलिस्टिक लेवल पर ये टॉपिक कवर हो जाए। इसके बाद आपको इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं एक्सेप्ट फॉर न्यूज़पेपर बेस्ड अपडेशन। थैंक यू।